नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाशिकी पढ़ रहे थे। प्रकाशिकी में अभी तक हमने प्रकाश का अपवर्तन और गोलीय दर्पण व गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो हमने अभी तक पढ़ लिए थे। आज हम भाग 4 में लेके आए हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हम समझेंगे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। तो अवतल दर्पण से अगर हम दूरियां नापते हैं कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो वो हम चिन्ह परिपाटी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ हमने ये वैसे तो पढ़ी हुई है दोस्तों कि ये तो हो गया हमारा मूल बिंदु, और मूल बिंदु से अगर हम इस तरफ आएंगे तो दूरी लेंगे हम धनात्मक में पॉजिटिव, अगर हम इधर जाएंगे तो दूरी लेंगे ऋणात्मक निगेटिव, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो दूरी लेंगे पॉजिटिव, और अगर हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो दूरी लेंगे निगेटिव। ये बेसिक सी चीज़ हम क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसका हम बहुत उपयोग है यहाँ पे, कई बच्चे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो शुरू करते हैं आज का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ये एक अवतल दर्पण रखा हुआ है, ये वाला ये जो है वो अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का हम डिस्कस कर चुके हैं। अवतल दर्पण में जो है बाहर वाली सतह पे हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। बाहर वाली सतह जो ये वाली सतह है, हम इस पर क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। पॉलिश सिल्वर और एल्यूमिनियम की करते हैं। और ये जो अंदर वाली सतह होती है ये होती है मुख्य परावर्तक पृष्ठ। तो हम जो है यहाँ इस अवतल दर्पण को रखेंगे ओ बिंदु, यानी ओ बिंदु कौन सा, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का मतलब है यहाँ का जो होगा निर्देशांक गणित की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे 0,0। अब हमने जो वस्तु है या बिंब जो है वो इस दर्पण के बाईं ओर रख रखा है। ये हमारी क्या हो गई, वस्तु हो गई, या हम इसको बोलेंगे ये हमारा क्या है, बिंब है। बिंब को हमने दर्पण के बाईं ओर रखा हुआ है, और बाईं ओर हम जाते हैं तो दूरी किस में लेते हैं, ऋणात्मक में। तो इसलिए इधर हम जाएंगे तो ये बिंब की दूरी किस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो दूरी किस में लेते हैं, धनात्मक में। तो वस्तु की ऊंचाई यानी यहाँ तक वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु की ऊंचाई अगर के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा नापने के लिए, और ऊपर अगर हम जाएंगे तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, धनात्मक होगी। तो ये याद रखना दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई तो रहेगी धनात्मक, और जो वस्तु जो रखी हुई है वो रहेगी, बिंब की दूरी रहेगी ऋणात्मक। प्रतिबिंब की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब भी किधर बन रहा है, दर्पण के इस तरफ बन रहा है, यानी बाईं तरफ बन रहा है। और अगर हम इधर आएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी किस में लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि बाएं हाथ पे जाने पर हम दूरी किस में लेते हैं, ऋणात्मक में। इसलिए प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक में लेंगे। और नीचे आते हैं तो भी दूरी किस में लेते हैं, ऋणात्मक निगेटिव में। तो यहाँ पर ऊंचाई नापने के लिए ये ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की क्या है, ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नापने के लिए हमें नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो हम क्या लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेंगे। तो ये दोस्तों याद रखने वाली चीज है। अगर प्रतिबिंब इधर बनता है, दर्पण के बाईं तरफ बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या रहेगी, ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब इस तरफ बन जाए, ये ऐसा कुछ प्रतिबिंब बन जाए, तो ये प्रतिबिंब यहाँ से किस तरफ बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है। दाईं तरफ बन रहा है तो दाईं तरफ आने पर हम किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूरी किस में लेंगे, प्लस में। तो बिंब की दूरी किस में हो जाएगी, प्लस में, और बिंब की ऊंचाई भी किस में हो जाएगी, प्लस के अंदर। तो ये बिल्कुल ही बढ़िया चित्र आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चित्र है ये। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो गारंटेड आपके 2 से 3 नंबर कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूरियां नापने के लिए उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। उत्तल दर्पण के लिए कैसे चिन्ह परिपाटी रहेंगी, तो ये तो वो चित्र है ही, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अंदर वाली पृष्ठ पे तो कोटिंग होती है यानी पॉलिश की जाती है, और बाहर वाली सतह कैसी रहती है, परावर्तक पृष्ठ रहती है। यहाँ पर ये रहा बिंब, ये हमारा क्या है, बिंब है। और बिंब भी देखो ये इसमें किधर है, ये दर्पण के बाईं तरफ ही है। तो बिंब हमेशा वस्तु या बिंब हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रहेगी। नोट लेके लिख लेना कि दर्पण जो वस्तु है या बिंब है हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रहेगा। तो बिंब की दूरी हमेशा क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी।
और यहाँ पर बिंब की ऊंचाई क्या लेंगे हम, धनात्मक लेंगे, क्योंकि इस नापने के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और ऊपर की तरफ जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए बिंब की ऊंचाई भी क्या रहेगी, धनात्मक। और इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर राइट साइड में प्रतिबिंब बनता है, दाएं भाग में प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक, और ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, धनात्मक। यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, अगर इधर आएंगे तो दूरी ऋणात्मक और इधर आएंगे तो दूरी धनात्मक। तो ये चित्र हमें बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो सबसे पहले हम यहाँ आज इसमें पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम हम पहले पढ़ रहे हैं। तो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, 7 परिभाषाएं पढ़ी थी। वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो वो वीडियो देखिए, उसके बिना कुछ नहीं समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमने उस दिन पढ़ा था कि ये तो हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के अगर समांतर किरण आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात किधर से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो याद रखने वाली बात है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल किरण आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी, फोकस से जाएगी। और हमने परावर्तन वाले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि परावर्तन में कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होने चाहिए। कोण आई बराबर कोण आर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कोण आई और कोण आर क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों, याद इतना ही रखना है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये हमारी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो अब परावर्तन के पश्चात जब उसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात वो किधर जाएगी, फोकस से जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फोकसीय किरण। तो ये जस्ट इसका उल्टा केस है कि यदि कोई किरण फोकस से आ रही है, देखो ये किरण जो है वो आ रही है और कहाँ से आ रही है, फोकस से पास हो रही है। तो फोकस से जब कोई किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात वो किधर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों देख लिए एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो कोई भी किरण अगर फोकस से आएगी तो वो किधर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये हमें याद रखना है, दोनों बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो वो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस पे आएगी तो वो किधर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और कोण आई और कोण आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। दो नियम तो ये हो गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अभिलंब किरण। अभिलंब किरण दोस्तों, ये चित्र है अभिलंब किरण का। यदि किरण सीधी सी यानी वक्रता केंद्र, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। याद रखना दोस्तों, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज है। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है यानी सी से गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन परावर्तन के बाद में वो वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी, वक्रता केंद्र से ही जाएगी। तो ये चित्र इसका दिख रहा है इधर से, ये जो एरो है, ये वाला एरो तीर का निशान तो बता रहा है कि किरण इधर आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद में फिर वो इधर जा रही है। तो जिधर से आएगी उधर ही चली जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं अभिलंब किरण। अभिलंब किरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीधा का सीधा क्या डाल रही है, इसके ऊपर लंब डाल रही है, अवतल दर्पण पे क्या डाल रही है, लंब डाल रही है। तो ये अभिलंब किरण का चित्र हो गया। फिर तिर्यक किरण। तिर्यक किरण दोस्तों, यदि कोई किरण सीधी कहाँ पर आए, ध्रुव पर आए, तो वो सीधी ध्रुव से इधर चली जाएगी। और इसमें भी कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होंगे, यहाँ पर भी कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होंगे। तो ये चारों नियम वीडियो को एक बार पॉज करके लिख लेना कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो वो फोकस से जाएगी, फोकस पे किरण आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और अभिलंब किरण आ रही है यानी सी से जा रही है तो सी से ही वापस चली जाएगी, तिर्यक किरण आ रही है तो वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो ये चारों नियम याद हैं, लिख लिए हैं तो आगे बढ़ना, क्योंकि इन्हीं का यूज होगा बार बार।
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वस्तु या बिंब कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। वस्तु व या बिंब कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो उसका डायग्राम तो ये रहा दोस्तों, ये अनंत से किरणें आ रही हैं। अनंत का मतलब यहाँ पर, अनंत का मतलब है बहुत दूरी से आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दूर से आ रही है। तो ये मुख्य अक्ष के क्या, और ये समांतर आ रही है। ये तो हो गई हमारी मुख्य अक्ष, ये किरण हमारी, ये जो है ये तो है हमारी मुख्य अक्ष, ये किरण आ रही है। और हमने पहला नियम ही ये पढ़ा था कि यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ पर जाएगी, फोकस से जाएगी। यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और हमने ऐसा भी पढ़ा हुआ है कि प्रतिबिंब कब बनता है, जब किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पर ये किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात इधर जा रही है, ये किरण इधर से आ रही है और परावर्तन के पश्चात यहाँ पे जा रही है, और ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। और जहाँ पर काटेगी वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जब किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर वो जो है परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात मिल रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, फोकस। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार देखो बिंदुवत आकार है, बहुत ही छोटा आकार है। तो बिंदुवत व अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब देखिए वास्तविक बनेगा। उस टाइम हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि यदि किरणें मिलती हैं, यहाँ पर मिल रही है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक। और यहाँ पर कैसा बनेगा, उल्टा। तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक व उल्टा। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरा ये चित्र हो गया, तीसरी, चौथी और पांचवी। आपको ये 5 चीज़ देकर, ये तो लगभग 4-5 केस में बराबर रहता है, सेम सा ही रहता है। तो 1 और 2 और 3 4, 4 में से कोई एक चीज़ देकर वो कुछ भी पूछ सकता है। ये चित्र देकर बाकी की 4 चीज़ें भी पूछी जा सकती है। प्रतिबिंब का बोल देगा कि प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, तो वस्तु कहाँ पर रखी हुई, तो हमें पता होना चाहिए वस्तु अनंत पर स्थित होगी। तो ये हर तरीके से हमें आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल ईजी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। पहला था जब प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पर थी। अब जब वस्तु या बिंब सी व अनंत के मध्य स्थित हो, सी और अनंत के मध्य स्थित हो, या इसी को हम बोल सकते हैं सी से दूर स्थित हो। तो ये तो रहा इसका चित्र, सी से दूर स्थित है। तो ये सी है, तो सी से इधर है, दूर स्थित है हमारी वस्तु या प्रतिबिंब। तो वही नियम कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो वो किधर से जाएगी, फोकस से जाएगी। फिर एक तीसरा नियम हमने पढ़ा था विलंब किरण वाला, कि अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पे ही चली जाएगी। और फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मिलेगी तो वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पे मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरी वस्तु है, तो इस वस्तु से असंख्य किरणें या बहुत सारी किरणें निकलेगी, लेकिन हमने समझने के लिए केवल कितनी किरण ली है, 2 ही किरण ली है। समझने के लिए हमने कितनी किरण ली है, केवल 2 ही किरण ली है। वैसे इस वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलेगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ये देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बन रहा है। और ये जगह कहाँ पर है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तो हम ऐसा लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति एफ व सी के मध्य। प्रतिबिंब का आकार देखो, वस्तु हमारी बड़ी है, प्रतिबिंब हमारा छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा है, तो एक्चुअल में मिल रही है, ये किरण जो है परावर्तन के पश्चात मिल रही है तो कैसा बनेगा, वास्तविक। इसको हमने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, वो जाके जरूर देखिए। और मिल रही है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये याद रखना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर प्रतिबिंब एफ व सी के मध्य रखा हुआ हो तो वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, तो वस्तु सी से दूर स्थित होगी या अनंत व सी के मध्य होगी। तो ये 4 हैं, 1 2 3 और 4 देके आपसे कोई सा भी एक दे दिया जाएगा और बाकी तीनों पूछ ले जाएंगे। तो ढंग से हमें प्रैक्टिस करनी है।
अगला है जब वस्तु या बिंब सी पर स्थित हो। तो सी पर स्थित हो, तो ये देखिए दोस्तों, ये वस्तु है, ये सी पर कहाँ पर स्थित है, सी पर स्थित है। तो वही किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो ये वाली किरण और ये मुख्य अक्ष एक दूसरे के क्या समांतर है, तो किरण किधर से जाएगी, फोकस से जाएगी परावर्तन के बाद में। और अगर फोकस पर कोई किरण आएगी तो दूसरा नियम याद करो, फोकस ये किरण में हमने पढ़ा था, अगर फोकस से कोई किरण आएगी तो परावर्तन के बाद में वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक बात दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये मैंने तो यहाँ पर कोटिंग जो है वो अलग कलर से दिखा दिए, आप अपनी नोटबुक में कुछ इस तरीके से डिनोट कर देना, ताकि इसका मतलब क्या है, ये जो दो लाइनें खींच रहे इसका मतलब है कि इधर पॉलिश की हुई है। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए अंदर वाली साइड में ऐसे पॉलिश दिखा देंगे। तो ये दो कलर आपको नहीं लेने हैं, आपको केवल ये से लाइनें खींच के दिखा देनी है। आगे बढ़ते हैं, तो हम हमारा टॉपिक पे आते हैं। अगर ये वस्तु है और वस्तु पे ये जो किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो फोकस पे आएगी परावर्तन के बाद में, और फोकस पे जो किरण है आ रही है वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो यहाँ पर काट रही है, परावर्तन के बाद में कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो प्रतिबिंब ये बन गया, और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार देख लो, एकदम वस्तु के बराबर है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के बराबर है। और जो प्रतिबिंब है एक्चुअल में ये मिल रही है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये है तीसरा केस। चौथा, जब वस्तु या बिंब, जब वस्तु या बिंब एफ व सी के मध्य हो, कहाँ पर स्थित हो, एफ व सी के मध्य स्थित हो। तो ये देखिए दोस्तों, जो वस्तु है, ये हमारी वस्तु है, ये एफ और सी के बीच में स्थित है। तो वही नियम हम लगाते हैं, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये वाली किरण मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर, तो परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी, फोकस से जाएगी। और जो फोकस पर किरण आ रही है वो किधर जाएगी, इधर मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो पहला है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी वो फोकस से जाएगी, और ये दूसरा नियम है, जो फोकस ये किरण है वो मुख्य अक्ष के जाएगी समांतर परावर्तन के बाद में। तो यहाँ पर काट रही है, ये देखिए किरण जो है वो परावर्तन के बाद में यहाँ पर काट रही है। तो प्रतिबिंब ये बन गया हमारा, ये प्रतिबिंब बन गया। तो देख लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, सी से दूर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो देख सकते हैं वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब यहाँ पर मिल रही है किरणें, तो वास्तविक व उल्टा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, जब वस्तु या बिंब एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी वस्तु स्थित है, ये हमारी वस्तु है। तो बिल्कुल नियम लगाते हैं, पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है तो परावर्तन के बाद में वो किधर जाएगी, फोकस से जाएगी। और सी से जो किरण जाती है, तीसरा नियम याद करो विलंब वाला, सी से कोई किरण जाएगी, वक्रता केंद्र से कोई किरण जाएगी, वो परावर्तन के बाद में भी किधर आएगी, वक्रता केंद्र पे ही आएगी, और वक्रता केंद्र पे ही आएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों किरणें मिल नहीं रही है, दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जैसे रेल की पटरी क्या होती है, पैरेलल होती है, लेकिन बहुत आगे जाके हमें क्या दिखाई देती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक वैसे ही ये भी आगे जाके किसी ना किसी बिंदु पर मिलेगी, और जितनी आगे मिलेगी उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति चूंकि बहुत ज़्यादा दूर पर बनेगा, तो हम बोल सकते हैं अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वो अत्यधिक बड़ा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, क्योंकि मिलेगी किरणें, और मिलेगी तो वास्तविक व उल्टा बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब वस्तु या बिंब सी व ध्रुव के मध्य स्थित हो, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पर क्या रहेगा, एफ व सी के मध्य स्थित हो, एफ व सी के मध्य स्थित हो। तो ये चित्र है, देखिए यहाँ पर जो ये तो हो गया फोकस हमारा, ये हो गया ध्रुव। तो वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, एफ व सी के मध्य स्थित हो। तो यहाँ पे सी की जगह एफ कर लेना,
जब वस्तु या बिंब एफ व ध्रुव के मध्य स्थित हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर सी नहीं आएगा, सी की जगह क्या आएगा, एफ आएगा। तो जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच में स्थित हो, तो देखिए दोस्तों बिल्कुल नियम लगाते हैं हम यहाँ पर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो तो किधर से जाएगी, फोकस से जाएगी, और जो किरण सी से आएगी वो किरण आगे चली जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पर। ये किरणें जो हैं, इन किरणों के बीच की दूरी देखिए यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है। यानी ये क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है। यानी ये आगे चलकर मिलेगी नहीं, आगे चलकर मिलेगी नहीं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे इस किरण को भी हमने बढ़ाया और पीछे इस किरण को भी हमने बढ़ाया, तो ये यहाँ पर काट रही है, तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब वाले हमने फर्स्ट लेक्चर में ऐसा पढ़ा था कि या तो किरणें मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये कौन सा केस हो गया, मिलती हुई प्रतीत होगी। और मिलती हुई प्रतीत होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ये हमारा दर्पण है और दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार, ये देखिए दोस्तों, वस्तु हमारी इतनी सी और प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। यहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी व सीधा बनेगा। तो यही केस है जहाँ पर आभासी व सीधा बनेगा, बाकी सभी में वास्तविक व उल्टा ही बनेगा। इन चारों, ये जो 6 केस हैं, इन 6 की 6 आप एक पेज पे उतार लीजिएगा, तभी ये समझ में आएंगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगे। अगर फिर भी आपको नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, हम और भी तरीके समझने के वो भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग। तो पहला उपयोग है दोस्तों, अगर हम क्या करें, फोकस के ऊपर, ये फोकस के ऊपर हम क्या रख दें, बल्ब रख दें, कोई भी लाइट का बल्ब रख दें, तो बल्ब से प्रकाश निकलेगा, और प्रकाश निकलेगा तो हमने याद करो फोकस ये किरण, यदि फोकस से कोई किरण आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो हमें इस तरीके से बहुत सारा प्रकाश मिलेगा, और बहुत सारा प्रकाश मिलेगा एक छोटे से बल्ब से। ये यहाँ पर देखिए, ये फोकस पर हमने बल्ब लगा रखा है, इस बल्ब से ऐसे प्रकाश निकल रहा है, तो ये हमने चित्र में बता भी रखा है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर बल्ब को अवतल दर्पण की फोकस बिंदु पर रख दे तो सारी प्रकाश किरणें दर्पण के द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है, जिससे ये प्रकाश की किरणें ज़्यादा क्षेत्र को प्रकाशित कर सकती हैं। दूसरा नियम है दोस्तों, ये जो लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था कि जब ये वाला नियम, जब वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, फोकस व ध्रुव के बीच में रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए जो डेंटिस्ट होते हैं, यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए फोकस और ध्रुव के बीच के एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तीसरा दोस्तों, घरों में तो जनरली क्या होता है, समतल दर्पण होता है जहाँ पे हम शेविंग क्रीम बनाते हैं, लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या वहाँ पर क्या रखते हैं, अवतल दर्पण रखा जाता है। और वही अगर हम हमारा चेहरा फोकस और ध्रुव के बीच में लेकर आएंगे तो हमारे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो हमारी शेविंग जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, या जो भी हम काम कर रहे हैं, मेकअप वगैरह कर रहे हैं, वो भी ढंग का हो सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। आगे है ये दोस्तों, अगर सूरज जो है वो बहुत दूर है तो सूरज से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो समांतर आएंगी, और समांतर किरणें आएंगी तो वो समांतर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी तो वो कहाँ पर डालेगा, उनको एक ही बिंदु यानी फोकस पर डालेगा। और फोकस पर जब बहुत सारा प्रकाश जाएगा तो वहाँ पर हम कुछ ऐसा, सोलर भट्टियों में इसका उपयोग होता है, तो सोलर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा,
और अभी तक आपने अगर कोई टारगेट नहीं बनाया, कोई लक्ष्य नहीं बनाया, तो लक्ष्य बनाइए दोस्तों। इस समय को मत गवाइए, ये समय बहुत ही मूल्यवान समय है। आप इसमें फिजिक्स में 100 में से 100 लाने की भी काबिलियत रख सकते हैं। धीरे धीरे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं और सरल से सरल तरीका अपनाऊंगा आपको समझाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।